अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर रुद्र और श्रुति को जाल में फंसा देख प्रोफेसर शास्त्री कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो अलग अलग स्क्रीन्स पर रुद्र और श्रुति के लॉकेट में लगे कैमरे की फुटेज को देख रहे थे, जिसमें उनके सामने खड़े उस शिकारी के सिर्फ पैर दिख रहे थे। वो तिलमिला के बोले, अब ये कौन मेरे इरादों पर पानी फेरने आ गया? किसने इन दोनों को अपने जाल में फंसा लिया? शिकारी ने रुद्र और श्रुति को जमीन से उठने का इशारा किया। उन दोनों के उठने से प्रोफेसर की स्क्रीन पर उस शिकारी का शरीर पैर से सर तक धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। शिकारी के चेहरे के भाव काफी गंभीर थे और वो एकटक इन दोनों को घूरे जा रहा था। उसने जानवरों की खाल को अपने शरीर पर कपड़ों की तरह पहना हुआ था और गले में अलग अलग जानवरों के नाखून पहन रखे थे। उसने अपना धनुष कमान रुद्र और श्रुति पर साधा हुआ था। उन दोनों को डरा हुआ देखकर जल्द ही उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आने लगी थी। रुद्र और श्रुति उसे देखकर जितना हैरान थे, उससे कहीं ज्यादा परेशान अपनी लैब में प्रोफेसर दिख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब तक जो भी उन दोनों के साथ होता आया था, उससे प्रोफेसर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो सब कुछ उनके हिसाब से ही चल रहा था। लेकिन अचानक ये जो नई मुसीबत उनके सामने आ गई थी, प्रोफेसर भी इस बात से थोड़ा शॉक्ड थे। वो अपने आप में ही चिल्लाने लगे, नहीं 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 नहीं, ये क्या मुसीबत है? ओह गॉड, सेव दीस गाइस, सेव दीस गाइस। प्रोफेसर अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में यहां वहां तेज कदमों से चलने लगे, लेकिन वो लगातार स्क्रीन को ही देखे जा रहे थे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा उन दोनों को वहां से निकालने के लिए, लेकिन क्या करूं, कैसे मदद करूं मैं तुम दोनों की? ये कहते कहते प्रोफेसर अचानक से वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। वो फिर से स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे, जहां रुद्र और श्रुति को वो शिकारी अपने साथ कहीं चलने का इशारा कर रहा था और वो दोनों उसे घबराते हुए देख रहे थे। प्रोफेसर अपने सामने रखे डिवाइस के कुछ ब्लूप्रिंट्स देखने लगे। कुछ भी हो, मैं दोनों को उस शिकारी से बचा लूंगा। मैं जल्द ही वहां किसी को भेजूंगा तुम्हारी मदद के लिए। मुझे फिर से नई डिवाइस बनाने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस तब तक तुम लोग ठीक रहो। अपने आप से बात करते हुए प्रोफेसर कुछ कागजों को उलट पलट कर देखने लगे। यहाँ रुद्र और श्रुति उस शिकारी से बुरी तरह डरे हुए थे और अपने चारों ओर मदद के लिए देख रहे थे। रुद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों को बचाने के लिए वो कहने लगा, हम गलती से यहां तक आ गए थे। हमें नहीं पता था कि आप यहां रहते हैं। हमें जाने दो, हम फिर कभी यहां नहीं आएंगे। रुद्र की बात सुनकर श्रुति कहने लगी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बोले जा रहे हो? वो हमें ऐसे मारे न मारे, लेकिन तुम्हारी बकवास सुनकर जरूर मार देगा। और मैं किसी बेवकूफी के कारण मरना नहीं चाहती, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद करके खड़े रहो, समझे? मुझे नहीं लगता कि वो हमें मारना चाहता है, वरना अब तक उसने वो तीर चला दिया होता। उसकी बात सुनकर रुद्र चुप हो गया। जंगल के सन्नाटे में वो लोग एक दूसरे को काफी देर से देखे ही जा रहे थे, लेकिन अब वो भी समझ चुके थे कि इतने घने जंगल में उनको किसी खतरे से कोई खतरा ही बचा सकता था, जैसे इस शिकारी ने उस भेड़िए से उन्हें बचाया था। लेकिन अब वो खुद एक खतरा बनकर उनके सामने खड़ा था। शिकारी ने दोनों के हाथों को बांध दिया और अपने साथ लेकर जंगल के दूसरी तरफ चलने लगा। वो दोनों भी बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। वहीं पांडव भी हस्तिनापुर से कौरवों को चकमा देकर भाग निकलने में सफल हो गए थे। वो लोग नगर के दूसरी तरफ भागकर जंगल में पहुंच गए थे। सभी के चेहरों पर तनाव था और वो सभी काफी थके हुए लग रहे थे। युधिष्ठिर ने सभी को रुकने के लिए कहा और वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बाकी के पांडव भी उनके पास आकर बैठ गए, लेकिन भीम खड़े रहे। उनका गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। युधिष्ठिर ये देखकर भीम से पूछने लगे, क्या हुआ अनुज भीम, तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो? थोड़ी देर विश्राम कर लो, तत्पश्चात हम आगे विचार करेंगे। कैसे बैठ जाऊं भ्राताश्री? आपने स्वयं अपनी आंखों से उस कपटी दुर्योधन के छल को देखा है। वो विश्वासघाती है। मेरा बस चलता तो मैं वहीं उस धूर्त को जमीन पर पटक देता। भीम के क्रोध को देखकर अर्जुन खड़े होकर उनके पास गए और कहने लगे, भ्राताश्री भीम, इस तरह क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं होगा। उसे उसके विश्वासघात की सजा अवश्य मिलेगी, किंतु अभी हमें कुछ देर विश्राम करना चाहिए। तत्पश्चात सर्वप्रथम हमें रुद्र और श्रुति का पता लगाना होगा। अर्जुन की बात सुनकर सभी ने सहमति में सर हिलाया। किंतु भ्राताश्री,
रुद्र वहां से भागते समय श्रुति को लेकर इस तरफ आने की जगह नगर की तरफ निकल गया था। हो सकता है कि उन्हें कौरवों ने फिर से पकड़ लिया हो। नकुल अर्जुन की तरफ देखकर कहने लगे। उनकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी। अर्जुन कुछ सोचते हुए कहने लगे, और शायद नहीं भी। रुद्र बहुत होशियार है और मैंने उसकी आंखों में श्रुति के लिए असीम प्रेम देखा है। साथ ही भीम भ्राताश्री ने उसमें जो साहस भरा है वो अवश्य ही कौरवों से बच निकला होगा। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी पांडवों ने रुद्र और श्रुति का पता लगाने के लिए वापस हस्तिनापुर नगर में जाने का निर्णय लिया। वहीं हस्तिनापुर में दुर्योधन अभी भी मैदान में ही था। वो मन ही मन किसी घायल शेर की तरह बदले की आग में जल रहा था। उसके मन में कुछ देर पहले घटित हुई सभी घटनाएं एक साथ चल रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके मस्तिष्क में कोई ज्वालामुखी फूट रहा था। एक तरफ रुद्र जीवित बच निकला था और श्रुति भी उसके हाथ से जा चुकी थी। साथ ही वो साधुओं से मिली अपनी पराजय को भी पचा नहीं पा रहा था। अब उसे इंतजार था तो अपने भाइयों का, जो रुद्र और श्रुति को बंदी बनाकर वापस उसके सामने लाने वाले थे। वो अपनी जगह से उठकर चलता हुआ मैदान के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और इतनी जोर से चिल्लाया मानो जंगल में कोई शेर दहाड़ा हो। उसके चिल्लाने से शकुनी और कर्ण के साथ साथ वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। तू जहां भी छिपा हो ए तुच्छ मनुष्य, मैं शीघ्र ही तेरा वध कर उस स्त्री से विवाह करूंगा। उसी समय दुशासन अपने बाकी कौरव भाइयों के साथ वापस लौट आया था। दुर्योधन उन्हें देखकर समझ चुका था कि वो खाली हाथ वापस आए थे। दुशासन घोड़े से उतरकर उसके सामने आकर कहने लगा, भ्राताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। वो दोनों हमसे बचकर जंगल में कहीं खो गए। हमने उन्हें खोजने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दुर्योधन गरज कर बोला, किंतु वो मेरे वीर प्रतापी भाइयों से बचकर निकल गए। वाह! और क्रोध में उन्हें देखता हुआ वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। कर्ण उसके पास आकर उसे समझाने लगे, मित्र दुर्योधन, अपने क्रोध को शांत करो। वो कहीं भी छिपे हों, हम शीघ्र ही उन दोनों को और उन साधुओं को खोजकर अवश्य उन्हें दंड देंगे। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन उन्हें देखने लगा, किंतु उनसे उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र और श्रुति, जिन्हें शिकारी अपने साथ बांधकर जंगल से ले आया था, अब एक झोपड़ी के पास पहुंच चुके थे। रास्ते में रुद्र ने कई बार भागने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर जंगल के अन्य खतरों के बारे में सोचकर वो रुक गया था। दोनों अब चुपचाप उसके साथ यहां तक चले आए थे, लेकिन यहां पहुंचकर दोनों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये झोपड़ी जंगल के एक किनारे पर थी, जिसके एक तरफ मैदान था। दोनों ने चारों तरफ देखा, मगर उन्हें इसके अलावा यहां और कुछ दिखाई नहीं दिया। रुद्र श्रुति से कहने लगा, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहां से कैसे भी निकलना होगा। श्रुति को भी यही सही लग रहा था। वो उससे पूछने लगी, लेकिन हम यहां से भागेंगे कैसे? तुमने देखा ना, इसने कैसे उस भेड़िए के मुंह को तीरों से भर दिया था। बिना सोचे समझे कुछ मत करना रुद्र। श्रुति बुरी तरह से डरी हुई थी। रुद्र इससे पहले कुछ सोच पाता, शिकारी ने उन्हें झोपड़ी के सामने खड़े एक पेड़ से बांध दिया और झोपड़ी के अंदर चला गया। शिकारी ने अब तक दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उससे वो दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। दोनों जानते थे कि जंगल में नरभक्षी भी रहा करते थे। दोनों को अपनी मौत अब सामने नजर आने लगी थी। उन्हें बंधे हुए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और वो दोनों अब थक चुके थे। रुद्र कुछ सोचते हुए कहने लगा, श्रुति, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं सच कहता हूं, जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं था। अब तो मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर श्रुति ने कुछ नहीं कहा। हम यहां से वापस कभी नहीं जा पाएंगे ना रुद्र? क्या सच में उस चिट्ठी की मदद से हम वापस नहीं जा सकते? श्रुति ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। चिट्ठी की बात सुनकर रुद्र परेशान होने लगा था, लेकिन श्रुति को रोता देख वो उसे हिम्मत देने लगा। नहीं श्रुति, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, पर तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो।
जरा ये सोचो कि अगर उस लेटर से सच में हम वापस जा सकते तो क्या मैं तुम्हें इतना निर्दयी दिखता हूं कि तुम्हें जानबूझकर इतनी परेशानियों में डालकर तुम्हें यहां रोके रखूंगा? प्रोफेसर की वो चिट्ठी किसी काम की नहीं है। ट्रस्ट मी श्रू, डोंट कॉल मी दैट। तुम मुझे उस नाम से बुलाने का हक खो चुके हो। रुद्र ये सुनकर थोड़ा सा सहम गया। ये देखकर श्रुति बोल पड़ी, एनीवेज, अभी तो हम बंधे हुए हैं, इसलिए वैसे भी फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे पास तुम्हारी बात को सुनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी ओर पांडव साधुओं के भेष में वापस हस्तिनापुर नगर में पहुंच चुके थे। सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर रुद्र और श्रुति का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। भीम एक बर्तन वाले के पास जाकर बैठ गए और बातों बातों में उससे पूछने लगे, सुना है कि आज राजभवन से कुछ लोग आए थे, क्या किसी उत्सव की तैयारी है? भीम की बात सुनकर बर्तन व्यापारी कहने लगा, अरे भाई, किसी उत्सव की नहीं, जंग की तैयारी का हो। युवराज दुशासन अपने भाइयों के साथ आए थे, न जाने किन दो शत्रुओं का पीछा कर रहे थे। हमने तो इसके अतिरिक्त न ही सुना और न ही हमें आगे जानना है। राजकाज से हमारा क्या नाता? आप कुछ क्रय करना चाहते हैं तो बताइए, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है? भीम उसकी बात का उत्तर दिए बिना ही दुकान से बाहर निकल गए। वहीं सभी पांडव अलग अलग जगह से कुछ न कुछ सूचना के साथ एक जगह आकर बात करने लगे। युधिष्ठिर बाकी सभी से कहने लगे, हमें एक भले मानस से पता चला है कि वो दोनों एक कपड़ा व्यापारी का घोड़ा लेकर जंगल की तरफ भाग निकले थे और उस व्यापारी को उनकी सहायता करके दंड स्वरूप कौरवों ने कारावास में डाल दिया है। व्यापारी का सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया, पर रुद्र और श्रुति के बारे में जानकर सभी के चेहरे पर चमक आ गई। अर्थात वो कौरवों से बचकर निकल चुके हैं और इस समय जंगल में ही कहीं छिपे होंगे, किंतु उनके लिए वो स्थान भी सुरक्षित नहीं है। हमें शीघ्र ही वहां जाकर उन्हें ढूंढना होगा। अर्जुन थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगे और वो सभी बाजार से बाहर जंगल की ओर निकल गए। प्रोफेसर शास्त्री अपनी लैब में डिवाइस पर काम कर रहे थे। वो बीच बीच में अपनी स्क्रीन की तरफ देखकर बोले, तुम दोनों को इस परेशानी से मैं जल्द ही निकाल लूंगा। उनके चेहरे का तनाव अब कुछ कम हो चुका था। उन्होंने एक मुस्कान के साथ अपना सर ऊपर की तरफ उठाया और अपने दोनों हाथों और गर्दन को झटकते हुए कुर्सी से खड़े हो गए। आखिर फिर से एक बार अपने एक्सपेरिमेंट को आजमाने का टाइम आ ही गया, लेकिन इसके लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उन दोनों के लिए कुछ भी कर सके। ये सोचते हुए प्रोफेसर कमरे में टहलने लगे, लेकिन इस बार उनकी गति मध्यम थी। वो अचानक एक जगह रुक गए, मानो उन्हें वो शख्स मिल गया हो। प्रोफेसर जल्दी से पलटकर कंप्यूटर स्क्रीन के पास गए और उसे देखते हुए बोले, मैं जल्द ही तुम्हारे पास तुम्हारे चाहने वाले को भेज दूंगा श्रुति। डोंट वरी, डोंट वरी।